Hello everyone, welcome to our channel. This is class number 19 of ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी में आज हम पढ़ेंगे मैरीन रिसोर्सेज के बारे में। ये हमारा यहाँ पर आज ये लेक्चर और प्लस इसके बाद एक लेक्चर हो रहेगा, तो यहाँ पर हम अपनी ओशियनोग्राफी सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम मैरीन रिसोर्सेज पढ़ने वाले हैं एंड लास्ट क्लास में जो 20वें नंबर की क्लास होगी उसमें बाकी जो बचे भी टॉपिक्स होंगे उनको हम कवर कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैरीन रिसोर्सेज की बात करें तो सिंपली मैरीन रिसोर्सेज में क्या आता है, बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज जो कहाँ पर पाए जाते हैं, ओशियन के पानी में। ठीक है, ये कोई ओशियन है या सी है, इसमें जो जीव जंतु हैं, ठीक है, जो जीव पानी में रहने वाले जीव हैं वो, प्लस इसके साथ जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे जो पानी में रहते हैं वो। ठीक है, तो इनसे जो भी रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज हो, एबायोटिक रिसोर्सेज, प्लांट और एनिमल्स तो आ गए बायोटिक में। अब इसके अलावा एबायोटिक में कोई मिनरल्स, केमिकल्स, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर पाए जाते हैं तो उनको बोला जाता है मैरीन रिसोर्सेज। ठीक है, ओशियन के पानी में या ओशियन के बॉटम पर जो भी बायोटिक, जैविक और अजैविक संसाधन रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैरीन रिसोर्सेज। समझ आया होगा कि मैरीन रिसोर्सेज किसको बोला जाता है। अब मैरीन रिसोर्सेज में क्या क्या आ सकता है। मैरीन रिसोर्सेज इंक्लूड मैरीन वाटर। ठीक है, सबसे पहले पानी हो गया। ठीक है, इनहेरेंट एनर्जी इन द ओशियन वाटर। अब जो एनर्जी पानी में उत्पन्न होती है, चाहे वो वेव एनर्जी हो, टाइडल एनर्जी हो, या फिर इसके साथ साथ बायोटिक लाइफ ऑफ मैरीन वाटर। ठीक है, बायोटिक मतलब जो जैविक, जैविक में पौधे भी हो सकते हैं, जीव भी हो सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, इसके साथ साथ मैरीन डिपॉजिट्स। ये चैप्टर हम ओशियन डिपॉजिट्स पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है वो क्लास तो देख सकते हैं। एंड एबायोटिक एलिमेंट्स में मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, बायोटिक एंड एबायोटिक मैटर ऑफ ओशियन बॉटम्स, बेंथिक ऑर्गेनिज्म, ईटीसी। मीन्स जो भी चीज़ पानी में पाई जाएगी वो क्या है, मैरीन रिसोर्सेज में आएगी। ठीक है, मैन हैज़ बीन यूजिंग ओशियंस इन अ नंबर ऑफ वेज सिंस लॉन्ग। देखिए, मानव जो है काफ़ी पहले से इनका क्या है, यूज़ करता आया है। ठीक है, अब किन किन यूज़ में मैरीन रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है। देखिए, ट्रांसपोर्ट में, अब देखिए पानी है तो वहाँ पर हम, आपने जहाज़ भी देखा होगा, नाव भी देखी होगी। ठीक है, शिप, अब क्रूज़। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांसपोर्ट के काम भी आता है। अगर आपको माल पहुंचाना है चेन्नई से कोलकाता तो वो किसकी हेल्प से, शिप की हेल्प से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, पहला ट्रांसपोर्ट में काम आएगा। ये मुंबई से गोवा पहुंचाना हो, ठीक है, तटीय में, ये पानी के सहारे जितने भी चीज़ें हैं, शिप हो गया। ट्रेड के काम आता है, कम्युनिकेशन, संचार के काम आता है, फिशिंग। ठीक है, ओशियंस में फिश भी पाई जाती है सी में। डिफेंस पर्पस, जो मिसाइल्स वगैरह लॉन्च की जाती हैं वो कहाँ से की जाती है, सब तट से की जाती हैं। और डिफेंस पर्पस जो आईएनएस हैं, ठीक है, वो क्या है, आईएनएस इंडिया के, तो ये कहाँ, शिप, यहाँ पर पानी में, ओशियन में ही पाए जाते हैं। मिनरल एक्सट्रैक्शन, मिनरल्स निकाले जाते हैं। मेडिसिन के काम में आते हैं। वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, जो वेस्ट होता है वो कहाँ पर डिस्पोज किया जाता है, ओशियंस में। तो इतने कामों के लिए ओशियंस का यूज़ किया जा रहा है। और आगे भी यहाँ पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है तो और चीज़ों के लिए भी मैरीन ओशियन का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या है, मैरीन रिसोर्सेज देखा। सिंपली किसको बोलते हैं मैरीन रिसोर्सेज। मैरीन रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं, मैरीन जो ये ओशियन है किस किस के यूज़ में ये लाए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कम्युनिकेशन, फिशिंग, डिफेंस पर्पस, मिनरल एक्सट्रैक्शन, मेडिसिन, वेस्ट डिस्पोजल। अब सिंपली देखिए, आपको कुछ जोन पढ़ाते हैं जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली लगते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली लगते हैं। आपका चाहे पीजीटी हो, चाहे फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, ठीक है, या फिर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, यहाँ से क्वेश्चंस लगने के चांसेस रहते हैं।
देखिए अगर आप ओशियन की बात करें 3 जोन होते हैं, ये आपको डायग्राम दिखा देते हैं सिंपली, अभी समझाएंगे। पहले 3 जोन ध्यान से देख लीजिए, टेरिटोरियल सी, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सी, ये तीनों नाम याद रखें। अब आपको डायग्राम के हेल्प से इनको समझाते हैं कि टेरिटोरियल सी क्या होता है, EEZ क्या होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एंड हाई सी क्या होता है। तो देखिए सिंपली लैंड है, यहाँ पर ये क्या है, लैंड है, ये क्या है, पूरा ओशियन है, ठीक है, खुला समुद्र है, ठीक है, खुला समुद्र है। अब देखिए जो अब लैंड बिल्कुल समतल तो होगी नहीं, कहीं पर कटी फटी होगी, ठीक है। अब देखिए जो भारी निकला पार्ट है वो, इसको एक लाइन क्या है, हम इसको एक इमेजिनरी लाइन खींच लेते हैं कि ये एक लाइन हो गई, इस लाइन को बोला जाता है बेस लाइन, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो क्या करती है, जो लैंड है, लैंड प्रोजेक्टिंग टुवर्ड द सी इज कॉल्ड बेस लाइन, द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द लैंड प्रोजेक्टिंग टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड बेस लाइन। देखिए इसको बेस लाइन बोला जाता है। अब ये कोस्टल लैंड थी, अब यहाँ पर लैंड को क्या है, हमने एक तरह से यहाँ पर इमेजिनरी लाइन के थ्रू इसको एक लाइन खींच दी, ठीक है, ये बता दिया कि यहाँ तक हमारा हिस्सा है। तो इसके अंदर जो पानी होगा इसको इंटरनल वाटर बोला जाएगा, और जो इमेजिनरी लाइन थी इसको बेस लाइन बोला जाता है। यहाँ तक कोई डाउट? एक बार फिर बताते हैं, ये कोई लैंड है, मान लीजिए इंडिया का पार्ट है, इंडिया में मान लीजिए उड़ीसा वाला कोस्ट है या आंध्र प्रदेश वाला। अब यहाँ पर एक लाइन खींच दी, इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, रियल वास्तविक लाइन नहीं होती है, इमेजिनरी लाइन है, जो क्या है, जो लैंड प्रोजेक्शन है इसको मिला देती है, ठीक है, ये पॉइंट इनको मिला दिया, तो इसको बोल दिया लाइन को बेस लाइन। इसके अंदर जो पानी होगा इसको बोल दिया इंटरनल वाटर। अब ध्यान से सुनना, जो बेस लाइन है ये बेस लाइन बता दी हमने, और जो पानी कोस्ट लैंड से लेकर बेस लाइन तक है उसको हमने इंटरनल वाटर का नाम दे दिया। अब इसके अलावा जो ये बेस लाइन है इससे लेकर 12 नॉटिकल माइल तक जो भी पानी है, ठीक है, उसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। ध्यान रखना, बेस लाइन से लेकर जो 12 नॉटिकल माइल तक ये बेस लाइन है, इससे 12 नॉटिकल माइल तक जो भी पानी है उसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। क्लियर? तो टेरिटोरियल सी यहाँ से यहाँ तक हो गया 12 नॉटिकल माइल तक। इसमें क्या होता है, फुल एंड एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इट्स यूज़, जो कंट्री होती है उसका पूरा आधिपत्य होता है इस पानी पर, ठीक है, वहाँ पर ये इसका यूज़ कर सकता है। देन 12 नॉटिकल माइल के बाद फिर 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, इसको बोलते हैं कंटीजियस जोन, ठीक है। अगर देखिए बेस लाइन से पूछा जाए तो बेस लाइन से तो हो गया 24, ठीक है, यहाँ से 12 तो ये हो गया टेरिटोरियल सी, अगर 12 आगे रखा तो 24 हो गया ना, यहाँ से तो यहाँ तक 24 हो गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक तो 24 हो गया। अगर बेस लाइन से पूछे तो 24 नॉटिकल माइल, अगर टेरिटोरियल सी की लाइन से पूछे तो 12 नॉटिकल माइल ही होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, बेस लाइन से 24 और टेरिटोरियल सी की लाइन से 12। तो कंटीजियस जोन आगे का 12 नॉटिकल माइल, अब बेस लाइन 24 नॉटिकल माइल। इसमें क्या होता है, कस्टम ड्यूटीज, फिजिकल डिफेंस, इमाइग्रेशन, ठीक है, यहाँ पर लिमिटेड एक्सक्लूसिव राइट होते हैं कंट्री के। देन इसके बाद फिर बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। 12 तक टेरिटोरियल सी, 24 तक कंटीजियस जोन, 200 तक EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें क्या होता है, द कंसर्न कोस्टल स्टेट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द सर्वे, यहाँ पर सर्वे और पानी का यूज़, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, ये काम किए जा सकते हैं इस कंट्री के द्वारा। देन 200 नॉटिकल माइल के बाद आ जाता है हाई सी। इसमें सभी कंट्रीज क्या है, इक्वल राइट होता है, ऑल द कंट्रीज हैव इक्वल राइट्स, तो इसको बोलते हैं हाई सी। समझ आया?
कि टेरिटोरियल सी किसको बोला जाता है, कंटीजियस जोन किसको बोला जाता है, EEZ किसको बोला जाता है, हाई सी किसको बोला जाता है, बेस लाइन किसको बोला जाता है, इंटरनल वाटर किसको बोला जाता है। समझ आया? तो ये 6 पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैरीन रिसोर्सेज, मैरीन रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? तो मैरीन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, देन मैरीन मिनरल रिसोर्सेज, और बात करें एनर्जी रिसोर्सेज, एंड नेक्स्ट देखें तो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स हमने देखे हैं कौन कौन से। सबसे ऊपर हमने क्या देखा था, मैरीन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, देन मैरीन मिनरल रिसोर्सेज, ऊपर क्या हो गए, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ये पॉइंट वर्ड को याद रखना, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल में बायोलॉजी से रिलेटेड आएंगे, मिनरल में जो भी मिनरल पाए जाते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज में एनर्जी। ठीक है, एंड फ्रेश वाटर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं वो देखेंगे। ठीक है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज 4 पार्ट में डिवाइडेड है। इसके अब फर्दर डिवाइड किया है इनको, जो मैरीन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है इसमें फूड रिसोर्सेज और नॉन फूड रिसोर्सेज आते हैं। फूड रिसोर्सेज में एनिमल रिसोर्सेज और प्लांट रिसोर्सेज। देखिए, एनिमल रिसोर्सेज में फिश, यहाँ पर क्रैब्स, प्रॉन्स, इनको खाया जाता है। ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेज, वो क्या है, इनको भी खाते हैं। चाइना में आपने देखा होगा प्रॉन्स, क्रैब्स, जापान में खाते हुए लोगों को देखा होगा। फिश इंडिया में खाई जाती हैं, क्रैब भी खाया जाता है, प्रॉन्स भी। तो ये आ जाते हैं फूड रिसोर्सेज में एनिमल रिसोर्सेज। अब प्लांट रिसोर्सेज में सी ग्रास, फाइटोप्लैंक्टन, ये आ जाते हैं। तो ये आ जाते हैं मैरीन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में। देन फर्दर डिवाइड है फूड रिसोर्सेज। फूड रिसोर्सेज 2 पार्ट में डिवाइड है, एनिमल रिसोर्सेज और प्लांट रिसोर्सेज। नॉन फूड रिसोर्सेज में कोरल्स आती हैं, कोरल्स को आप खा नहीं सकते। ठीक है, कोरल्स आ जाते हैं। कोरल्स हमने पढ़ाया, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो देख सकते हैं। ठीक है, देन मैरीन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में फर्दर डिवाइड किया गया है प्लैंकटन कम्युनिटी, नेक्टन कम्युनिटी और बेंथोस कम्युनिटी। ठीक है, प्लैंकटन कम्युनिटी में फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन आते हैं, एंड नेक्टन कम्युनिटीज में पैलेजिक फिशेज आती हैं, डिमर्सल फिशेज आती हैं। ठीक है, पैलेजिक फिशेज और डिमर्सल फिशेज आती है। बेंथोस कम्युनिटी में एपीबेंथिक, बेंथिक, इनफ्लोरा एंड इनफोना। ठीक है, इस फर्दर डिवाइडेड होते हैं। मैरीन रिसोर्सेज में ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के आधार पर मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर, कॉन्टिनेंटल स्लोप पर और डीप सी बॉटम पर पाए जाते हैं, और ये इनमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, उनकी लोकेशन के आधार पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर जो पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप पर, डीप सी बॉटम पर, और नेचर के हिसाब से मेटलिक मिनरल्स, फ्यूल मिनरल्स, कंस्ट्रक्शन मिनरल्स, जिसमें ग्रेवल, सैंड वगैरह आते हैं। ठीक है, 2 पार्ट देखे हमने, पहला मैरीन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, सेकंड मैरीन मिनरल रिसोर्सेज। थर्ड है एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में डिवाइड किया है। कन्वेंशनल एनर्जी में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, बायोमास एनर्जी। एंड मैन्युफैक्चर्ड, देखिए फ्रेश वाटर में मैन्युफैक्चर्ड वाटर आ जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सैलिन सी वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीसैलिनाइजेशन इनटू पोटेबल वाटर। जो सैलिन वाटर होता है इसको क्या है, ट्रांसफॉर्म करके टेक्नोलॉजी के हेल्प से इसको क्या पीने योग्य बना दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मैरीन रिसोर्सेज के बारे में देखा है, मैरीन रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं मैरीन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। देखिए अभी हमने जो पढ़ाया था पैलेजिक जोन, तो यहाँ पर देखिए मैरीन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में अब इन जोन में डिवाइड किया है। देखिए जो यहाँ पर पानी पाया जाता है, ठीक है, पानी पाया जाता है, ये पैलेजिक जोन बोला है इसको। अब पैलेजिक जोन भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, एक होता है पैलेजिक जोन और एक होता है यहाँ पर बेंथिक जोन, ठीक है, ये होता है बेंथिक। अब जहाँ पर चीज़ें तैरती रहती हैं वो तो हो गया पैलेजिक जोन। बेंथिक जहाँ पर ज़मीन आ जाती है, ओशियन में भी यहाँ पर ये लैंड होती है ना, तो इस ये हो गया बेंथिक। और जो पानी में, कोरे पानी में यहाँ पर चीज़ें तैरती रहती है, ये पैलेजिक जोन बोला जाता है। पैलेजिक जोन भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक नैरेटिक पैलेजिक जोन एंड सेकंड ओपन सी पैलेजिक जोन, ठीक है, नैरेटिक पैलेजिक जोन, ओपन सी पैलेजिक जोन। देखिए नैरेटिक में आ गया जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप वाला एरिया है, ये आ गया इसमें। अब यहाँ से क्या है, ओपन सी शुरू हो जाता है, तो एक पार्ट में वो डिवाइड किया ओपन सी पैलेजिक जोन। तो पैलेजिक जोन दो पार्ट में नैरेटिक और ओपन सी में डिवाइडेड है, समझ आया। एक नैरेटिक वो हो गया जहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप वाला पार्ट है, सेकंड ओपन सी पैलेजिक जोन। फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड है, ये भी मैसो पैलेजिक, बैथी पैलेजिक एंड एबिसो पैलेजिक। ये क्या है, डेप्थ के हिसाब से है, 1000 मीटर तक मैसो पैलेजिक, बैथी पैलेजिक 1000 से 4000 तक एंड एबिसो पैलेजिक 6000 तक, और इससे भी नीचे तक चला जाता है। तो पैलेजिक जोन समझ आया, दो पार्ट में डिवाइड है, नैरेटिक और ओपन सी पैलेजिक जोन। एंड बेंथिक जोन, देखिए लिटोरल जो तट के आसपास होता है, सब लिटोरल जो थोड़ा इससे नीचे ओशियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्लोप वाली जो लैंड होती है, सब लिटोरल, और डीप सी बेंथिक, ठीक है, ये आ गया बेंथिक जोन में। तीन पार्ट में डिवाइड है, लिटोरल, सब लिटोरल और डीप सी बेंथिक। फोर्टिक और एफोर्टिक में जहाँ सन की रेज सीधी पड़ जाए, ठीक है, जहाँ तक इंसोलेशन चला जाए उसको बोलते हैं फोर्टिक जोन, और जहाँ सन रेज ना पहुँच पाती हैं उसको बोलते हैं एफोर्टिक जोन। क्लियर। The plant and animal communities of marine environment and the environment of their habitats are collectively called marine biome. Marine biome किसको बोला जाता है, जो प्लांट और एनिमल कम्युनिटीज़ हैं जो कहाँ रहती हैं, मैरीन एनवायरनमेंट में, और जो एनवायरनमेंट है इसके हैबिटेट का, इस पूरे को मैरीन बायोम बोला जाता है। दो पार्ट में डिवाइड है, जो मैरीन बायोम है वर्टिकली दो पार्ट में डिवाइड है, जो अभी हमने ऊपर दिखाया था, पैलेजिक और बेंथिक। अब यहाँ पर बायोम में कन्वर्ट है, बायोम का मतलब जहाँ पर स्पीसीज पाई जाती है, उनका हैबिटेट पाया जाता है, उसको बायोम बोल दिया जाता है, प्लांट और एनिमल कम्युनिटीज़। पैलेजिक जैसा कि हमने बताया नैरेटिक और ओपन सी में डिवाइड है, तो यहाँ पर बस बायोम लगाना है आपको, इसीलिए हमने ऊपर समझाया था, पैलेजिक बायोम, नैरेटिक पैलेजिक बायोम, ओपन सी पैलेजिक बायोम। नैरेटिक हमने कहाँ बताया था, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप वाला एरिया बताया था ना, तो एवरेज डेप्थ इसकी 200 मीटर। यहाँ पर जो भी बायोम स्पीसीज पाई जाती हैं वो क्या है, नैरेटिक पैलेजिक बायोम में आती हैं। एंड ओपन सी पैलेजिक बायोम में जो चीज़ें तैरती रहती हैं ओपन सी में, वो आ जाती है ओपन सी पैलेजिक बायोम में। बेंथिक बायोम में जो लिटोरल एरिया में पाई जाती हैं, जो सब लिटोरल और डीप सी बेंथिक जोन में, वो आ जाती है बेंथिक बायोम के अंडर में। ठीक है। प्लैंकटन किसको बोलते हैं, प्लैंकटन्स आर फ्लोटिंग एंड ड्रिफ्टिंग माइक्रो प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ फ्लोटिंग जोन। जो फ्लोटिंग जोन में तैरते हुए प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनको प्लैंकटन बोला जाता है। दो पार्ट में डिवाइडेड है, फाइटो प्लैंकटन, जू प्लैंकटन। फाइटो जो प्लांट से रिलेटेड है, जू जो एनिमल से रिलेटेड है। नेक्टोन्स इसमें क्या आते हैं, एल्गी, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल फ्लोटिंग एंड स्विमिंग मैरीन एनिमल्स मेनली फिश, तो उनको बोला जाता है नेक्टॉन्स। एंड बेंथोस प्लांट एंड एनिमल्स लिव एट द बॉटम्स ऑफ द सी एंड ओशियन, इनको बोला जाता है बेंथोस। क्लियर। प्लैंकटन क्या होता है, नेक्टॉन्स क्या होता है, बेंथोस क्या होता है। यहाँ पर एक नोट लिखा है, ग्रैंड बैंक एंड जॉर्ज बैंक आर इम्पोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड।
द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिशेज बिकम्स वेरी हाई ड्यू टू मीटिंग ऑफ कूल लैब्राडोर ओशियन करंट एंड गल्फ स्ट्रीम नियर न्यू फाउंडलैंड। देखिए जो ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक है, यहाँ पर फिशिंग ग्राउंड है। क्यों यहाँ पर फिश ज़्यादा पाई जाती हैं? जब हमने करंट पढ़ाया था ओशियन करंट्स, वहाँ बताया था कि जो वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलती हैं वहाँ पर हमेशा जो बायोडाइवर्सिटी है, जहाँ पर यहाँ पर जो फिशेज़ हैं या कोई और प्लांट्स हैं ओशियन वाले मैरीन वाले, वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिशेज़ प्लैंक्टन्स यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं जहाँ पर दो करंट आपस में मिलती हैं। तो यहाँ पर कौन सी करंट मिलती हैं? लैब्राडोर करंट जो कि एक कोल्ड करंट है एंड गल्फ स्ट्रीम, तो न्यू फाउंडलैंड के आसपास ये मिलती हैं। तो वहाँ पर ही ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक है। तो यहाँ पर फिशिंग ग्राउंड ये वर्ल्ड का इम्पोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड है। ठीक है, ये नोट में हमने लिख दिया। मैरीन फार्मिंग किसको बोला जाता है? मैरीन फार्मिंग, जिसको मैरीकल्चर या मैरीन कल्चर बोला जाता है, इसमें क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सी एनिमल्स। ठीक है, सी एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है, ये किसके अंडर में आ जाता है? मैरीन फार्मिंग, ये मैरीकल्चर या मैरीन कल्चर के अंडर में आता है। ऑयस्टर रियरिंग इज मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ मैरीकल्चर। ठीक है, ऑयस्टर की रियरिंग करना ये इसका एक एग्जाम्पल है मैरीन फार्मिंग का। ओशियन रेंचिंग किसको बोला जाता है? देखिए छोटी छोटी टर्म से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मैरीन फार्मिंग क्या होता है या ओशियन रेंचिंग, वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। मैरीन फार्मिंग सिंपली क्या है? वो प्रोसेस जिससे सी एनिमल्स की जो प्रोडक्टिविटी है, रिप्रोडक्शन है, उसको इंक्रीज करना आता है मैरीन फार्मिंग में। ओशियन रेंचिंग एक तरह से क्या होती है? ओशियन हस्बेंड्री होती है। इसमें जो सी मैमल्स हैं इनको क्या है? टैमिंग एंड ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा डॉल्फिन, इसको क्या है? इंसान का दोस्त भी बोला जाता है। व्हेल, इनको क्या है? एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, मैरीन एनवायरनमेंट में। तो ये आ जाता है ओशियन रेंचिंग के अंदर। एंड व्हेलिंग किसको बोलते हैं? जब व्हेल को पकड़ते हैं तो द कैचिंग ऑफ व्हेल इज कॉल्ड व्हेलिंग। ठीक है, ये तीन टर्म याद रखना है, मैरीन फार्मिंग, ओशियन रेंचिंग, ठीक है, एंड व्हेलिंग। यहाँ तक समझ आया? अब देखते हैं मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज दो पार्ट में डिवाइड है। मिनरल डिजोल्व इन सी वाटर, एक मिनरल्स क्या है जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, एंड मिनरल्स ऑफ सी डिपॉजिट्स। ठीक है, जो मिनरल सी डिपॉजिट में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिनरल्स जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं वो सॉल्ट्स, ब्रोमीन, मैग्नीशियम, जिंक, गोल्ड, यूरेनियम, थोरियम आते हैं। ठीक है, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, गुजरात अलोन प्रोड्यूसेस 50% ऑफ टोटल सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया पर ईयर। गुजरात में अकेले ही 50% के आसपास सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है अगर पूरे इंडिया की बात करें तो। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस लग जाते हैं। मिनरल ऑफ सी डिपॉजिट में क्या क्या आते हैं? जो कॉन्टिनेंटल सिलोफ और शेल्फ पर पाए जाते हैं। सेकंड, मिनरल जो डीप ओशियन बॉटम पर पाए जाते हैं। एंड थर्ड, सब सरफेस मिनरल्स। तीन पार्ट में इनको डिवाइड किया है। ठीक है, यहाँ एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इंडिया हैज़ लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मोनेजाइट ऑफ द वर्ल्ड, 90% इन द प्लेसर डिपॉजिट ऑफ केरला कोस्ट। देखिए मोनेजाइट वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए 90% इंडिया में ही इसके रिजर्व पाए जाते हैं। पैसिफिक ओशियन कंटेन द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ मैंगनीज नोडल्स। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसलिए लिख दिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। सब सरफेस में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आते हैं। मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस ही 90% तक कंट्रीब्यूशन देती हैं ऑल मैरीन रिसोर्सेज में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस टुगेदर कंट्रीब्यूट 90% ऑफ ऑल मैरीन रिसोर्सेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। क्लियर?
मैरीन एनर्जी रिसोर्सेज, देखिए कौन कौन सी एनर्जी के सोर्स हैं, जैसे टाइड एनर्जी हो गई, सी वेव्स, थर्मल एनर्जी, ठीक है। वेरिएशन बिटवीन अपर वार्म सरफेस ऑफ सी एंड लोअर वाटर मास ETC आर मेन सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए टाइड्स आती हैं, टाइड्स पढ़ा है था हमने, टाइड्स आई। अब यहाँ पर टरबाइन लगा दिए कोस्ट के आसपास, अब टरबाइन घूमेगा तो उससे क्या है, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जो वेव आती हैं, वेव टरबाइन को घुमाएंगी तो उससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है, तो ये भी इसी के अंदर में आता है, मैरीन एनर्जी रिसोर्सेज में, ठीक है। और क्या क्या निकाला जाता है, विटामिन एंड ड्रग रिसोर्सेज, विटामिन B12 का सोर्स शार्क ऑयल निकाला जाता है, कोड लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल इज ऑल्सो अवेलेबल इन कैप्सूल फॉर्म में भी पाया जाता है। तो ये सारी जो ड्रग एंड मेडिसिन निकाली जाती हैं, ये ओशियन में जो जीव होते हैं उनसे निकाली जाती हैं, ठीक है। मछली का तेल बोलते हैं कि मेडिसिन में काम आता है। यहाँ पर एक पॉइंट है रेड टाइड, रेड टाइड इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक्सटेंसिव एरिया ऑफ रेड ग्रे प्लांट्स डेवलपमेंट ड्यू टू रिप्रोडक्शन, एक्सप्लोजन ऑफ रेड ग्रे माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स इज कॉल्ड रेड टाइड। देखिए रेड ग्रे माइक्रोस्कोपिक जो फाइटोप्लैंक्टन है, पौधे हैं, कैसा कलर होता है इनका, रेड ग्रे। जो प्लांट्स हैं उनका कलर होता है रेड और ग्रे। तो इनकी जब बहुलता हो जाती है ऐसा लगता है कि एक रेड टाइड आ गई हो, इसलिए इनको रेड टाइड का नाम दिया गया है, बिकॉज सच एरिया ऑफ ओशन लुक रेडिश इन कलर। तो यहाँ पर रेड टाइड का मतलब टाइड मत समझ लेना कि टाइड आती है, टाइड का एक प्रकार है, ठीक है, वहाँ गलत कर जाओगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट इज रेड टाइड, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। ये टाइड का प्रकार है या और रिलेट कर देन एक पॉइंट दे देंगे कि ये प्लांट है और जिसका कलर रेड ग्रे होता है उसको रेड टाइड बोलते हैं। तो इसमें यही आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, प्लांट की जब बहुलता हो जाती है रेड ग्रे माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन की, तो उसको रेड टाइड बोला जाता है। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, मैरीन रिसोर्सेज के बारे में। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 19। क्लास नंबर 20 में हम मैरीन पोल्यूशन पढ़ेंगे, मैरीन पोल्यूशन के अलावा सी लेवल चेंज पढ़ेंगे, और फिर फाइनली हमारा ओशियनोग्राफी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास नंबर 19 में इतना ही। अगर आपने पुरानी क्लास नहीं देखी हैं तो पुरानी क्लासेस को देखिए, अच्छे लगे तो शेयर भी करना, और लग रहा चैनल से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।